हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में कॉस्ट शीट किसे कहते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है ये डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कवर करा दिया है कि जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने जा रहे होंगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसमें लगने वाले कॉस्ट को कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया जाता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करा दिया है इससे पहले वाले वीडियो में। वो वीडियो मुश्किल से 6 से 7 मिनट का होगा। आप जाकर सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो में आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अब हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हमें कॉस्ट शीट किसे कहते हैं ये जानना होगा। तो ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। अ कॉस्ट शीट इज़ अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फिक्स्ड वेरिएबल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अ बिजनेस इनकर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश in its production process. Based on this information, a company can determine the total production cost and the price per item for the commodities. Okay? तो यहाँ पर एकदम बेसिक सा बात कहा गया कि कॉस्ट शीट जो है एक डॉक्यूमेंट है जिसमें फिक्स्ड वेरिएबल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को बनाने में, यानी कि प्रोडक्शन तो लार्ज लेवल पे होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लार्ज लेवल पे होता है, तो उसमें जो फिक्स्ड वेरिएबल और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लगे हैं उनको डिटेल में दिखाने के लिए कॉस्ट शीट यूज़ किया जाता है। ओके, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो कॉस्ट लगा उसे दिखाने के लिए कॉस्ट शीट यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ कॉस्ट शीट में के थ्रू ये भी पता चल जाता है कि हमें अपने कस्टमर से कितना प्राइस चार्ज करना है। ओके, यही कॉस्ट शीट का बेसिक मतलब है, यही कॉस्ट शीट का बेसिक मीनिंग है। अब हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो आप जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट शीट ऑफ, यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे या कंपनी का जो भी है, फॉर द ईयर एंडेड, जो साल के आखिर में ये बन रहा है उसका साल का डेट देंगे यहाँ पर। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट्स बन रहा है वो। फिर यूनिट सोल्ड, आपने जितना यूनिट्स बनाया ज़रूरी नहीं कि उतना यूनिट सोल्ड हो जाए। यानी कि अगर आपका यूनिट्स, मान लीजिए आपने 1 लाख यूनिट्स बनाया और 80,000 यूनिट्स सोल्ड हुए, तो ये तो पॉसिबल है ना कि अगर आपने 1 लाख बनाया तो 80,000 सोल्ड हुए, तो यहाँ पर आप वो दोनों यूनिट्स का इन्फॉर्मेशन दे देंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पर लिखा गया है। क्या क्या है डायरेक्ट कॉस्ट, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको समझ आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम्ड हुआ उसका यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर कॉस्ट दिखाया जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर जो लगा उसका यहाँ कॉस्ट, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका यहाँ कॉस्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब हुआ जो मेरा पुराना सामान यानी रॉ मटेरियल बचा हुआ था लास्ट ईयर का, वो मैंने अभी इस बार प्रोडक्शन प्रोसेस में ले लिया प्रोड्यूस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट। फिर ऐड किया, परचेज़ किया मैंने, तो जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ उसका जो कॉस्ट आया वो भी यहाँ लिखा मैंने। फिर कैरेज इनवर्ड, जो सामान लाने का खर्च हुआ, परचेज़ किया जो रॉ मटेरियल उसमें जो खर्च हुआ वो मैंने यहाँ पर उसका कॉस्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टार दिखाई दे रहा होगा और इसी तरीके से यहाँ 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 हर जगह आपको स्टार दिखाई दे रहा होगा। तो इन स्टार्स का मतलब है कि इसमें क्या क्या और भी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। कैरेज इनवर्ड, हो सकता है आपको क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज इनवर्ड बोलकर यहाँ अमाउंट दे दे, अदरवाइज आपको क्या क्या चीज़ें और लेनी है कैरेज इनवर्ड में, या इसका लिस्ट आपको मैं आखिर में, इस वीडियो के आखिर में प्रोवाइड कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, और उसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर लेस किया, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। अब मैंने जो अपने सप्लायर को रॉ मटेरियल रिटर्न कर दिया, मैं उसका कॉस्ट थोड़ा ही लूँगा, तो मैंने उसे यहाँ पर लेस कर दिया। फिर लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने जितना रॉ मटेरियल लाया मैंने ये समझा कि मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, तो उसमें से कुछ रुपए का मैंने स्टॉक छोड़ दिया इस बार के लिए। तो अब वो प्रोडक्शन में तो नहीं जा रहा है तो मैं उसका कॉस्ट क्यों लूँगा, तो
मैंने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बोल करके उसे लेस कर दिया। फिर सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप, ऐसे चीज़ें जो प्रोडक्शन के दौरान ऐसे मटेरियल बचें जिसका कोई यूज़ नहीं है आगे चलकर, तो मैंने उसे सेल किया, तो जो पैसा मुझे रियलाइज़ होगा तो मैं उसे भी यहाँ पर लेस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर आया। फिर डायरेक्ट लेबर, इसका भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर ऐसे ही बोलकर दिया रहेगा अमाउंट, तो आप डायरेक्टली यहाँ दे देंगे, और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है वो भी आपको लिस्ट में समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, इससे पहले जब मैंने ये बताया था आपको, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सप्लेन सही से नहीं किया था। ठीक है, एक्सप्लेन क्या नहीं किया था, मैंने आपको सिर्फ बताया नहीं था कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, लेकिन आज मैं इस वीडियो के लास्ट में जो जो लिस्ट प्रोवाइड करूँगा उसमें ये रहेगा कि क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लेंगे, तो वो मैं ऐड करूँगा। तो जब ये जितना डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ से यहाँ तक जितने भी थे ये डायरेक्ट कॉस्ट थे, तो इसे जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पर आया प्राइम कॉस्ट। आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्रीगेट प्राइम कॉस्ट कहलाता है, तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट भी मैंने बताया था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो एग्रीगेट है उसे ओवरहेड्स कहते हैं, और ओवरहेड्स 3 तरीके के होते हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहते हैं। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरफ मूव करते हैं, तो इसका भी एक लिस्ट है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा। उसका एक्सपेंस हुआ तो मैंने यहाँ लिखा, फिर लेस किया सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, फैक्ट्री में भी कुछ ऐसे सामान निकले जिसको सेल करने से कुछ पैसा आया तो मैं उसे लेस कर दूंगा, और यहाँ पर फैक्ट्री का खर्च और जो सेल हुआ स्क्रैप। ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप दिया हो, जो जो चीज़ें आपको दी रहेंगी आपको इसी ऑर्डर में आपको ऐड करना है, अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। तो आप यहाँ लेस करेंगे, यहाँ पर जो अमाउंट आया ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स का था, तो आप फैक्ट्री ओवरहेड से जब आप प्राइम कॉस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का मतलब आपको समझना होगा, WIP मतलब हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हुआ एक ऐसा रॉ मटेरियल, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पूरे तरीके से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि अगर आप एक शर्ट का एग्जांपल ले लें, तो शर्ट बन चुका है लेकिन मान लीजिए उसमें बटन नहीं लगा है, मान लीजिए कुछ ऐसे उसमें हिस्से हैं जहाँ पर सिलाई अभी पूरे तौर पर नहीं हुई है, यानी कि वो फिनिश पूरे तरीके से नहीं हुआ है, फिनिश्ड गुड्स अभी नहीं बना है, यानी वो अभी मार्केट में जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो ऐसे प्रोडक्ट होंगे इसे वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। जो पिछले साल का ऐसा प्रोडक्ट होगा उसे हम ऐड कर देंगे, उसके कॉस्ट को ऐड कर देंगे यहाँ पर, फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो कुछ अभी सामान मैं प्रोड्यूस कर रहा था उसमें से कुछ मैंने निकलवा दिया, रखा दिया कि ये अगले बार मैं पूरा मुकम्मल करके पूरे तौर पे बनाकर पूरे तौर पे इसे फिनिश करके मैं मार्केट में दे दूंगा। तो ऐसे सामान जो मैंने रोक लिया अभी मैं उसे मार्केट में नहीं भेजना चाहता हूँ कंप्लीट करके, ऐसे सामान को मैं लेस कर दूंगा, ऐसे सामान के कॉस्ट को यहाँ पर, और फिर जो कॉस्ट आएगा उसे कहेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसी तरीके से अब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स की तरफ जाएंगे। इसका भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा लास्ट में कि क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। तो इसका जो एक्सपेंसेस होगा उसे मैं ऐड करूँगा। ओके, तो यहाँ पर और भी एक्सपेंसेस हो गए, तो उसको ऐड करने के बाद मैं आउटर कॉलम में दूंगा। आउटर कॉलम के बाद यहाँ जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऐड, ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो भी आए हैं उसे ऐड करूँगा, तो यहाँ आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, उसका मैंने यहाँ कॉस्ट लिख दिया। अब यहाँ पर आ गया ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हर बार जब फिनिश्ड गुड्स का मतलब ये हुआ कि जो सामान तैयार हो चुके हैं, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स का ये मतलब हुआ। तो पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर
जो सामान रेडी हुआ होगा लेकिन वो सेल नहीं हो पाया होगा। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि जो सामान मेरा रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो सेल नहीं हुआ होगा। तो ऐसे सामान को हम ऐड करेंगे उसके कॉस्ट को, जो पिछले साल बच गया है लेकिन इस साल मैं मार्केट में चाहता हूँ उसे भेज दूँ। ओके, तो उसका जो कॉस्ट है पिछले साल का वो मैं ऐड करूँगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर मैं लेस करूँगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब हुआ कि जो सामान आपने भेजा मार्केट में लेकिन ये कुछ सामान आपके सेल नहीं हो पाए। ओके, तो फिर कहाँ आएगा? ये भी यहीं पर आ जाएगा, इसका कॉस्ट आप लेस कर दीजिएगा। तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये उसका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर अमाउंट रहेगा। ठीक है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ इससे पहले भी जो मैंने बताया वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट थे और ये भी इनडायरेक्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो एक्सपेंसेस जो इसमें होंगे इसका भी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, वो ऐड करूँगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का जो खर्च है वो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। इसको ऐड करने के बाद आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। जनरली आपको क्वेश्चन में सेल दिया रहेगा तो आप यहाँ सेल लिखेंगे और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल आपका आ जाएगा। तो इन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आपका आएगा प्रॉफिट। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, यानी कि ये फॉर्मेट जो है ये समझ में आया होगा कॉस्ट शीट का। अब मैं आपको उन एक्सपेंसेस का लिस्ट शो कर देता हूँ जो एक्सपेंसेस कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड किए जाएंगे और जिन जिन आइटम पर मैंने स्टार मार्क दिया था उनमें क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, ये इन दो लिस्टों में दिया हुआ है। तो पहला लिस्ट ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और दूसरा लिस्ट ये है। ओके, आप कॉस्ट शीट को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करना होगा। तो अगले क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट शीट के ऊपर। तो आपको कॉस्ट शीट और ये जो मैंने दो लिस्ट प्रोवाइड किया, इन दोनों को अच्छे से याद करके आना होगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और अच्छे से कॉस्ट शीट समझ आएगा। ओके, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।